मैं जैसा कह रहा था कि नव्य आर्थिक उदारीकरण के कुछ फायदे भी हैं, कुछ बड़े नुकसान भी हैं। फायदा यह है कि फेसबुक है हमारे पास में, फेसबुक लाइव है और मेरे जैसे साधारण आदमी भी आपसे डायरेक्ट बात करने में सफल हो रहे हैं। और इसका ड्रॉबैक यह है कि इसके जरिए सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी चल रही है। हम में से जितने लोग हैं, जो लोग टेलीविजन देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, या फेसबुक पर हैं, या सोशल मीडिया के और दूसरे मंचों पर हैं, या इंटरनेट पर हैं, वे लोग कम से कम एक बात जरूर सोचें कि हमारे बीच में जो कुछ घट रहा है, क्या वो स्पॉन्टेनियस है? क्या ऐसा हो रहा है? क्या हमारे बीच में जितने भी मैसेज आ रहे हैं, जितने भी कम्युनिकेशन आ रहे हैं, क्या वो स्पॉन्टेनियस हैं? सतह पर लगता है क्योंकि हम सब लोग स्पॉन्टेनियसली लिखते हैं, लेकिन सूचनाओं का एक बड़ा फ्लो, एक सूचनाओं का एक बड़ा प्रवाह स्पॉन्टेनियस नहीं है, बल्कि संगठित है और सुनियोजित है। हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया, कभी सोचा ही नहीं इस बात पर कि सूचना के फ्लो, मीडिया के एक्सपेंशन, टेलीविजन के निजीकरण, 2G, 3G, 4G, इन तमाम जी के जरिए जो हमारे बीच में जो एक इंटरनेट का पूरा नेटवर्क जो हमारे बीच में आया है, उस नेटवर्क ने किस तरह से हमारे पूरे के पूरे दिमाग को, हमारी सामाजिक संरचनाओं को और हमारी मानसिक संरचनाओं को कैसे नियंत्रित किया और निर्देशित किया है। हम में से अधिकतर लोग इस दिमागी नियंत्रण की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी इतना कुंद कर दिया गया आपका दिमाग। पढ़े लिखे जहीन सेंसिबल लोग भी वो ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर इस देश को हुआ क्या है और ये चीजें आ कहां से रही हैं। तो लोग ये सोच रहे हैं कि ये सब कुछ स्पॉन्टेनियस है, सब कुछ स्वैच्छिक है। नहीं, ये ना स्पॉन्टेनियस है ना स्वैच्छिक है। हम अपनी तरफ से सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं है। जैसा कि देखते हैं, ये दिमाग से निकाल दें हम लोग। अब हमारे दिमाग की चाबी किसी और के पास है। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नहीं तो वो आपदा प्रबंधन जो कानून है ना, उसमें उठा के मुझे पुलिस के हाथों जेल में भिजवा देंगे और मेरी जमानत नहीं होगी। और मेरी जमानत ही क्यों, मेरी कोई जमानत देने भी नहीं आएगा। इतना आतंक और भय का वातावरण है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर ऊपर से देखें, आप सहज रूप से देखें, तो पीएम के स्टेटमेंट को देखें, उसके कंटेंट को देखें, उसकी भाषा को देखें, तो उसमें सतह पर कोई गड़बड़ नहीं मिलेगी, कोई चीज खराब नहीं मिलेगी। सब कुछ अच्छा है। बुरा क्या कहा है उन्होंने, और ये सच है। मुसीबत कहां है, जिसकी तरफ मैं आज आपको ले जाना चाहता हूं। यह सिलसिला शुरू किया है मैंने, लेकिन यह अभी थमेगा नहीं। मैं इसे कई किस्त में आपके सामने पेश करूंगा। मैं चाहता हूं कि पिछले कुछ सालों में जो दिमागी गुलामी और दिमागी नियंत्रण की जो प्रक्रिया हिंदुस्तान में शुरू की गई है, उसके रेशे रेशे को आप पहचानें और जानें। अच्छे नागरिक का लक्षण यह है कि वह अपने मन में जो कुछ घट रहा है उसे अपने मन से करे, बाहर से जो कहा जा रहा है उसे न माने। मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूं आपको, कैसे आप सामाजिक नियंत्रण में, हमारे यहां सामाजिक नियंत्रण के कई लेयर हैं। सामाजिक नियंत्रण अपने आप में डिक्टेटरशिप का एक रूप है, जो कि कई तरीके से हमारे समाज में प्रचलन में है। सामाजिक नियंत्रण का एक वह रूप है, मानसिक नियंत्रण का वह रूप है, जो कि परंपरागत मूल्यों, संस्कारों और आदतों के जरिए हमारे जेहन में उतार दिया गया है।
जिसे हम लोग अंधविश्वास कहते हैं, जिसे हम लोग प्रतिक्रियावादी धारणाएं कहते हैं, जिसे हम लोग प्रतिगामी मूल्य कहते हैं, इनके तहत हमारे जेहन में सामाजिक नियंत्रण के वे रूप उतार दिए गए हैं और वे हमें रेगुलेट करते हैं, हमें निर्देशित करते हैं, हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। सामाजिक नियंत्रण के और मानसिक नियंत्रण के दूसरे वे रूप हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मास मीडिया और साइबर मीडिया ने पैदा किए हैं। तो हमारी चुनौती दो तरफ है। एक तरफ वे जो परंपरागत जो वैल्यूज हैं, परंपरागत जो कम्युनिकेशन के चैनल हैं, परंपरागत जो कम्युनिकेशन के टूल्स हैं, आइकॉन हैं, कल्ट फिगर हैं, जो इस समाज को संचालित कर रहे हैं। दूसरी तरफ रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट है। मैं ये नहीं कह सकता कि आप टेलीविजन मत देखिए, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप इंटरनेट मत देखिए। आप टेलीविजन देखिए, इंटरनेट देखिए, जिसका मन आए प्रोग्राम देखिए आप, लेकिन आपके मन में जो आए वह करिए। आप दूसरे से, बाहर से कोई भी मैसेज रिसीव मत कीजिए, बाहर से कोई निर्देश रिसीव मत कीजिए। हमारी स्थिति यह हो गई है कि हम अब जो कुछ करते हैं, हमारे दिमाग को कोई और नियंत्रित करता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं जिससे कि आप इस पेचीदगी को समझ लें। आप सब लोग जानते ही हैं कि मैंने ज्योतिष पढ़ी है, मैंने 12-13 साल ज्योतिष पढ़ी है, बहुत अच्छे से ज्योतिष पढ़ी है और बहुत बड़े विद्वानों के साथ ज्योतिष पढ़ी है, मैं जानता हूं। मैंने तंत्र के भी बहुत अच्छे ग्रंथ बड़े अच्छे विद्वानों से पढ़े हैं। मैं उसके भी पूरे के पूरे आंतरिक संसार को और उसकी तमाम कॉन्सेप्चुअल चीजों को जानता हूं। मेरी एक दोस्त थी, मैंने जब कलकत्ते में ज्वाइन किया तो ज्वाइन करने के बाद में एक बार उससे मिला। वो जेएनयू मेरे साथ पढ़ती थी लड़की। मैंने उससे पूछा ऐसे कि भाई कैसी हो, राजी खुशी हो, ठीक ठाक तो हो? तो उसने कहा कि अरे जगदीश्वर कुछ मत पूछो, शादी हो गई उसके बाद में बड़ी मुश्किल हो रही है, घर में बहुत झगड़ा होता है, मेरी सास बहुत परेशान कर रही है मुझे। तो मैंने कहा कि सास परेशान कर रही है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। और एक बोले 6-7 महीने हो गए मुझे समझाते समझाते, वो मेरी बात मान ही नहीं रही है। समस्या क्या थी? समस्या यह थी कि वो लड़की हॉस्टल से सीधे अब ससुराल आई है शादी करके, तो उसकी देर रात तक जगने की आदत थी और सुबह देर से उठने की आदत थी। सास उसे सुबह 5-5:30 बजे ही जगाना चाहती है और घर के काम कराना चाहती है और वो लड़की उठ नहीं पा रही है और इसकी वजह से घर में खूब कलह हो रही है और स्थिति यहां तक पहुंच गई कि अब परिवार टूटा और तब परिवार टूटा। तो उसने कहा कि मुझे कोई चीज समझ में नहीं आ रही, मैं सारे रेशनल प्रयोग करके थक गई हूं, लेकिन मेरी सास जो है सुनने को तैयार नहीं है। मैंने ये भी कहा कि मैं 8-8:30 बजे उठ जाती हूं, मैं उसके बाद घर के सब काम कर दिया करूंगी, लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैंने उससे कहा कि अपनी सास से कहो कि कुंडली दिखा लेते हैं तुम्हारे पति की और हमारा परिचय देना और प्रशंसा करना थोड़ी सी हमारी कि हम बहुत अच्छे ज्योतिषी हैं, तो उसके बाद फिर मैं संभाल लूंगा। ठीक उसने यही किया। उसने अपनी सास को समझाया कि लगता है कोई ग्रह ही खराब चल रहे हैं, तो शादी बड़ी अच्छी हुई थी, सब कुछ ठीक हुआ था और क्यों ना हम कुंडली दिखा लें। तो सास राजी हो गई कि हाँ दिखा लो, किसी अच्छे पंडित को दिखा लो। तो उसने मेरा परिचय दिया, मेरी प्रशंसा की, तो उसने बात तय हो गई। उसकी सास ने कहा कि बुला लो। मैं घर गया, वो ग्रेटर कैलाश में रहती थी। मैं घर गया उसके, मैंने कुंडली देखी, मैंने समझ गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और है। तो मैंने ऐसे ही झूठ बोला कि उसके ये ग्रह खराब हैं और इसका एक उपाय करना होगा और बाकी सब ठीक हो जाएगा। तो उसकी सास ने कहा कि बताइए क्या उपाय करना होगा। तो मैंने कहा एक उपाय करना होगा तुम्हें सुबह 100 ग्राम दही काली गाय को खिलाना होगा। अब वो ग्रेटर कैलाश में गाय नहीं मिलती। अब सुबह उसकी सास दही लेके निकले हाथ में। अब गाय घूमते ढूंढते ढूंढते वो मुनीरका तक आए, यानी जेएनयू के पास। करीब 7-8 किलोमीटर वो चल के आए और जब तक वो लौटती थी सुबह के 9 बज जाते थे। और मजेदार बात यह थी कि काली गाय मिलना थोड़ी सी मुश्किल काम है, सफेद गाय तो मिल जाती है, काली थोड़ी सी मुश्किल से मिलती है। और दूसरा मुश्किल काम यह भी था कि गाय दही नहीं खाती,
लेकिन मैंने सजेस्ट क्या किया कि तुम उसे दही खिलाओ। अब वो जब लौट के जाए तो थकी हारी हो और जाते ही सीधे घर में सो जाए। अब वो घर में अचानक जो ही गाय को दही खिलाने का उपाय मैंने बताया उसे, अचानक शांति लौट आई, और ऐसी शांति कि सास बहू में झगड़ा एकदम बंद हो गया। उस लड़की की सास ने मुझे फोन किया 7-8 दिन बाद, बोले कि पंडित जी आप बड़े अच्छे पंडित जी हैं, मेरे घर में रोज कलह होती थी, आपके वजह से मेरे घर में शांति लौट आई है, और इस बार जब आप आएंगे तो मैं आपकी सचमुच में पूजा करूंगी और पैर छूंगी आपके। तो मैंने कहा कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर बोली कि अच्छा ये बताओ कि कितने दिन करना होगा। तो मैंने कहा कुछ नहीं है, आप करती रहिए अभी जब तक ग्रह। अब वो करती रही, 6-7 महीने किया। फिर मैंने एक दिन उस लड़की को फोन करके पूछा, मैंने कहा भाई तेरी सास बार बार फोन करती है, ये बता तेरी आदत बदली कि नहीं बदली सोने की उठने की। तो उसने कहा कुछ महीने और लगा दो तुम सास को। तो बोले कि अब शांति हो गई, कोई झगड़ा नहीं होता, वो थक के आती है सो जाती है। और ये जो चीज घटी एकदम नॉनसेंस, मैंने एकदम नॉनसेंस सुझाव दिया और कहा कि तुम अपने इस काम में लग जाओ। मैंने डाइवर्ट कर दिया उसे। अब उस लड़की की सास का दिमाग किस चीज से नियंत्रित हो रहा है? मैं नियंत्रित कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं उसे। उसकी बहू जो कह रही है उसे वो सुनने के लिए तैयार नहीं, उसका बेटा जो कह रहा है उसे सुनने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैंने एक झूठा उपाय उसे बता दिया, और जिसमें कि वो उसने मुझे अपना दिल दिमाग सब दे दिया, और उसने सोचने की जरूरत ही महसूस नहीं की, कोशिश ही नहीं की कि सफेद गाय मिलती है, काली गाय मुश्किल से मिलती है, गाय दही नहीं खाती है, यह चीज वो समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। क्योंकि मैंने उपाय बताया, वो उपाय मान गई और मेरी गाड़ी चल निकली। जो लोग ये कहते हैं कि घंटा बजाने से कुछ नहीं होता, और ये तो हमने वैसे ही डॉक्टरों की मदद के लिए घंटा बजवाया था, मैं कहना चाहता हूं ये डॉक्टरों की मदद के लिए घंटा नहीं बजवाया गया था। ये जो थालियां पीटी गई थी ना, ये थाली पीट पीट के जो बताया गया था हिंदुस्तान की जनता को कि जाग जाओ जाग जाओ, डॉक्टर मदद कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, ये टिपिकल अंधविश्वास की परंपरा है जो हिंदुस्तान में दिमागी नियंत्रण के काम आती रही है। मैं एक नहीं ऐसे 10 उदाहरण दे सकता हूं। तो एक तरफ हमारे सामने यह चैलेंज है कि लोगों के मानसिक गुलामी के पुराने तरीके इस्तेमाल किए जाएं। मैं किसी विदेशी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहता हूं और हिंदू हूं, पक्का हिंदू हूं, बिल्कुल टॉप फर्स्ट क्लास हिंदू हूं, मैं चतुर्वेदी भी हूं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक जमाने में, वो आज का नहीं अर्थशास्त्र, आज से 2000 साल पहले का है, वो कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लिखवाया नहीं है, वो कम्युनिस्टों ने भी नहीं लिखा है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि अगर अंधविश्वास फैलाए जाएं तभी राजा की सत्ता मजबूत होगी। राजा की सत्ता को मजबूत करने के लिए, राजा के कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए जरूरी है कि जनता में अंधविश्वास फैलाए जाएं और पैदा किए जाएं, उनका प्रचार और प्रसार किया जाए, और अंधविश्वासों को शक्ति से जोड़ा जाए, पावर से जोड़ा जाए। कौटिल्य जिस समय यह बात लिख रहे थे उस समय राजा का कॉन्सेप्ट जस्ट डेवलप हुआ था। लोग राजा पर विश्वास नहीं करते थे, राजा की सत्ता को नहीं मानते थे। राजा की सत्ता में लोग विश्वास करें इसके लिए अंधविश्वास पैदा किए गए। अंधविश्वास का मतलब क्या है? किसे कहते हैं अंधविश्वास? जब आप किसी भी चीज को जो आपको कही जा रही है उसके प्रति जब आप सवाल खड़े नहीं करते, आप नतमस्तक होकर जिसे स्वीकार कर लेते हैं, यह अंधविश्वास है। और यह दिमागी गुलामी का प्रवेश द्वार है, यहां से हमारा दिमाग गुलाम बनाया जा रहा है। राजा जो कुछ करता है सब अच्छा करता है। अगर अंधविश्वासों की ये जो प्रवाहमान धारा है, जो इसका फ्लो है, ये अनवरत फ्लो है, इस अनवरत फ्लो को रोक दीजिए, राजा कोलैप्स कर जाएगा, गिर जाएगा राजा, सरकारें गिर जाएंगी।
आप जान लीजिए, मीडिया से बड़ा उद्योग है अंधविश्वास उद्योग। अंधविश्वासों को शक्ति और पावर के साथ जोड़कर पेश किसने किया इस देश में? कम्युनिस्टों ने पेश नहीं किया, वामपंथियों ने पेश नहीं किया कभी भी। वामपंथियों की तो लड़ाई रही है अंधविश्वासों के खिलाफ में। नवरात्रि का रेफरेंस पॉइंट कौन सबसे पहले अपने वक्तव्य में लेकर आया हिंदुस्तान में? अभी पहला जो टेलीविजन से ब्रॉडकास्ट हुआ उसमें सबसे पहला रेफरेंस पॉइंट था नवरात्रि का। और अभी लगातार पिछले 6 साल से एक ही रेफरेंस पॉइंट है। मैं याद नहीं दिलाना चाहता, उसे बोलना नहीं चाहता। मैं जो चीज कहना चाहता हूं यह कि हम सब लोग एक ऐसे ट्रैप में फंस चुके हैं, पूरा भारतीय समाज ऐसे ट्रैप में फंस चुका है जहां हमारे दिमाग का नियंत्रण किसी और के पास है। हम कहने के लिए नागरिक हैं, लेकिन हमें सुनने और सोचने और स्वतंत्र रूप से देखने की आजादी नहीं है। आज वास्तविकता क्या है हमारी? आज वास्तविकता यह है कि हम कोई भी चीज स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए स्वतंत्र नहीं है। आपको जो बताया जाएगा वही उसी में से चुनकर सोचेंगे आप। हम लोग इसे कहते हैं अपनी भाषा में साइकोलॉजिकल टेररिस्ट। आज हमारा देश मनोवैज्ञानिक आतंकवादियों से घिर चुका है। हम नागरिकों को इस चीज को पहचानना होगा, समझना होगा इसे। आप ये कलर छोड़ दीजिए, ये भगवा कलर, ग्रीन कलर, रेड कलर, ये छोड़ दीजिए। साइकोलॉजिकल टेररिस्ट कोई भी हो सकता है, किसी भी विचारधारा का व्यक्ति हो सकता है। एक अच्छे नागरिक की पहली जरूरत यह है कि वह जो उसके मन में आए वो अपने मन से करे, वह बाहर से कोई चीज रिसीव न करे, बाहर से कोई निर्देश रिसीव न करे। आपको जब अच्छा लगता है आप चाय पीजिए, आपको जब अच्छा लगता है आप घंटा बजाइए, आपको जब अच्छा लगता है आप नाचिए। यह क्या बात हुई कि आपको कोई बताएगा तभी आप पॉपकॉर्न खाएंगे? यह क्या बात हुई जब आपको बाहर से कोई कहेगा कि कोका कोला पियो और वो ठंडा होता है तभी आप कोका कोला पिएंगे? नहीं, बाहर से संदेश ग्रहण करके जब आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने विवेक की हत्या करते हैं। और हमने अपने इर्द गिर्द चारों तरफ विवेक के हत्यारों का गिरोह तैयार किया है, और एक नहीं हजारों गिरोह तैयार किए हैं। वो कैसे गिरोह हैं? कल्ट फिगर हैं यहां। आप जान लीजिए, यह हिंदुस्तान ऐसा साधारण हिंदुस्तान नहीं है। इस हिंदुस्तान में हर इलाके में सैकड़ों कल्ट फिगर हैं। अगर हिंदुस्तान में कल्ट फिगर की लिस्टिंग की जाए तो उनकी संख्या कई लाख में पहुंचेगी। और हर कल्ट फिगर के अपने फॉलोअर्स हैं, जिन्हें आप कभी राम रहीम के नाम से देखते हैं, कभी आसाराम बापू के नाम से देखते हैं। ये कल्ट फिगर छाए हुए हैं, पूरे देश में छाए हुए हैं। हमने पिछले 70 साल में एक उर्वर खेती तैयार की है जो ट्रेडिशनल माइंडसेट को नियंत्रित करती है, जिसे मैं कहता हूं ये जो प्रतिक्रियावादी मध्य वर्ग है उसका एक बड़ा आइडियोलॉजिकल आधार, बड़ा आइडियोलॉजिकल बेसिस इन कल्ट फिगर ने तैयार किया है। और ये जो प्रतिक्रियावादी मध्य वर्ग है ये आइडियोलॉजिकली एकदम बैंकरप्ट और गुलाम है। अब जाहिर है कि मेरा अगर दोस्त गुलाम है दिमागी तौर पर, मुझ पर उसका कोई असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। मैं उसके असर से बच नहीं सकता। जब चारों तरफ आपके इर्द गिर्द चारों तरफ ऐसे लोग हों जो दिमागी गुलामी की बीमारी के शिकार हों, तो आप तय मानिए आप भी उससे बच नहीं सकते। जनता के बीच में एकता होनी चाहिए, लेकिन विवेक के आधार पर, दिमागी गुलामी के आधार पर नहीं। जनता में इस बीच में दो समुदाय हैं, दो तरह के लोग हैं। एक तरह के वे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोगों को दिमागी गुलामी से मुक्त किया जाए और हिंदुस्तान को और ज्यादा बेहतर और शानदार हिंदुस्तान बनाया जाए। दूसरी तरफ वे लोग हैं जो हिंदुस्तान को दिमागी गुलामी में रखना चाहते हैं और कहते हैं हम विश्व गुरु बनाएंगे।
दिमागी गुलामी में रखे हिंदुस्तान को विश्व गुरु नहीं बना सकते। आप ट्रंप का फॉलोअर बना सकते हैं। आप इंटरनेट पर जाइए, आपको दर्जनों किताबें मिलेंगी, दर्जनों स्पीच मिलेंगी, दर्जनों ऐसे लेख मिलेंगे जो आपको दिमागी गुलामी का पाठ पढ़ाएंगे, बताएंगे। मैं कोई पहली बार कोई ऐसी नई चीज नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ नई चीज इस सेंस में बता रहा हूं कि मैं हिंदी में बता रहा हूं, मैंने भी पढ़ा था कहीं से। तो हमारे समाज में जनता के एकीकरण और एकता का आधार दिमागी गुलामी नहीं, दिमागी स्वतंत्रता होनी चाहिए। जनता अपने विवेक से फैसले ले, अपनी जनता अपने विवेक से सोचे, यह हमारी धुरी होनी चाहिए। दिमागी गुलामी से बचने का सबसे पहला उपाय क्या है? सबसे पहला उपाय है कि आप उसके मैनिपुलेशन से बचें। मैं अपने दिमाग को यह हक नहीं देता किसी को भी, चाहे वो रवीश कुमार हो और चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे वो उर्मिलेश हो, चाहे वो और कोई हो, मैं किसी को भी यह अधिकार नहीं देता कि वो मेरे दिमाग को गुलाम बनाए। संसार में जो कुछ घट रहा है मैं उसे अपने विवेक से देखूंगा और तय करूंगा। मैं एकदम स्वस्थ हूं, एकदम मस्त हूं। मैंने पिछले 6 साल से टीवी नहीं देखा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि मुझे मालूम है कि टीवी में किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है और किस तरह की प्रॉब्लम और बढ़ेगी। सो गुलामी से बचना चाहते हो, दिमागी गुलामी से। एक जमाने में राहुल सांकृत्यायन ने एक किताब लिखी थी, उसका नाम ही था दिमागी गुलामी। मुझे लगता है कि इस बीच में दोबारा फिर से दिमागी गुलामी पर किताब लिखने की और लोगों को समझाने की जरूरत है। और दिमागी गुलामी से बचने का पहला तरीका क्या है कि आप बाहर से किसी का भी कोई भी मैसेज रिसीव न करें। मैं ही अगर आपको कोई मैसेज देता हूं और आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप मेरा भी मैसेज रिसीव मत कीजिए। जो आपका दिमाग कहे वो कीजिए। हमने एक ऐसा समाज बनाया है जिस समाज में दिमागी तौर पर गुलाम लोग हैं और अपाहिज लोग हैं। मुझे ऐसा समाज नहीं चाहिए, मुझे ऐसा भारत नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में पिछले 6 साल से जो चीज फॉलो की जा रही है, अमेरिका बहुत लंबे समय से इस दिमागी कंट्रोल को झेल रहा है और नियंत्रण को झेल रहा है। वहां लोगों के दिमाग में वही चलता है जिसको वहां की पूरी इंडस्ट्री, जो दिमागी कंट्रोल करने वाली इंडस्ट्री है, ये तय करती है। मैं एक नमूना बता रहा हूं आपको। ट्रंप ने इलेक्शन जीता, अब दोबारा वो इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जब पहली बार ट्रंप ने इलेक्शन जीता तो ट्रंप ने 6 महीने तक अपनी कैबिनेट की मीटिंग नहीं की। अचानक 6 महीने बाद ट्रंप ने कैबिनेट की मीटिंग की और कैबिनेट की मीटिंग का लाइव टेलीकास्ट था। कैमरा हर मंत्री के ऊपर जाता था और दिखा रहा था कि ट्रंप क्या बोल रहे हैं, ट्रंप के लिए मंत्री क्या बोल रहे हैं। ट्रंप की कैबिनेट के मंत्री खड़े होकर ट्रंप की सिर्फ चमचागिरी कर रहे थे। वहां कोई एजेंडा नहीं था। अमेरिका की किसी महत्वपूर्ण समस्या पर डिस्कस करने के लिए वो मीटिंग नहीं बैठी थी कैबिनेट की, 6 महीने बाद बैठी थी। लेकिन सारे के सारे लोग कैबिनेट में, एक मंत्री उठा, उसने कहा खड़े होके कि मिस्टर ट्रंप, पिछली बार आपके साथ पूरे देश में घूमा, खूब मजा आया। कृषि मंत्री था वो, बड़ा मजा आया, बड़ा खुश था मैं। यानी ट्रंप के आने के बाद पूरी कैबिनेट सिर्फ ट्रंप की मक्खनबाजी और चमचागिरी। और जिसने मक्खनबाजी और चमचागिरी नहीं की ट्रंप की, उसको ट्रंप ने बिल्कुल एकदम जमीन में गाड़ दिया। हमारे यहां जो मॉडल फॉलो किया जा रहा है पॉलिटिक्स में, वो ट्रंप का मॉडल फॉलो किया जा रहा है।
ट्रंप का मॉडल फॉलो करके आप सिर्फ चमचे पैदा कर सकते हैं, मक्खनबाज पैदा कर सकते हैं, सुशासन पैदा नहीं कर सकते। एक नमूना बता रहा हूं आपको कि ट्रंप से नाराज होने का क्या परिणाम होता है। यहां लोग जानते हैं, यहां जो सरकार में लोग बैठे हुए हैं, यहां जो न्यायपालिका में लोग बैठे हुए वे जानते हैं, क्योंकि वे अखबार पढ़ते हैं, मेरी तरह ही वे भी अखबार पढ़ते हैं, वे जानते हैं। ट्रंप सरकार का एक अटॉर्नी जनरल था और उस अटॉर्नी जनरल से गलती क्या हो गई कि उसने वैसे प्रशंसा नहीं की जैसे कि उसे करनी चाहिए थी, लेकिन वो अटॉर्नी जनरल था, ट्रंप उस पर बहुत विश्वास करता था, वो बहुत ही प्रशंसक था, एकदम नीचे तक आकंठ डूबा हुआ था उसकी चमचागिरी में। उसके खिलाफ, अटॉर्नी जनरल के खिलाफ जब ये इलेक्शन, ट्रंप के इलेक्शन में रूस के साथ में संबंधों को लेकर आरोप लगा, तो एफबीआई ने जांच की शुरुआत की। अब ध्यान दीजिए, अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसको आदर्श लोकतंत्र कहते हैं हम लोग। अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दे दिया, उसके खिलाफ जांच शुरू हुई। ट्रंप ने कोशिश की कि एफबीआई जांच न करे, एफबीआई के डायरेक्टर ने नहीं माना। अल्टीमेटली ट्रंप ने एफबीआई के डायरेक्टर को हटा दिया। यह है कि अगर आपने बोला तो मरे, सरकार की नहीं मानी तो मरे, सिर्फ एक ही कल्चर बचेगी फिर, सिर्फ चमचागिरी वाली। अभी ट्रंप के प्रशासन में जो लोग हैं वे ट्रंप से महान किसी को नहीं मानते सारी दुनिया में। और ट्रंप के पास कौन सा ट्रंप कार्ड है? सब लोग जानते हैं कि ट्रंप कोई बहुत जीनियस किस्म का पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसे पॉलिटिक्स का एबीसीडी भी नहीं आता, वो एक निपट लंपट है। लेकिन ट्रंप ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में एक चीज साफ इंगित की, और वो चीज थी, वो बिल्कुल एकदम वायरस की तरह पूरे सिस्टम में फैल गई कि सब लोग ट्रंप से डरते थे। भय पैदा कर दिया उसने। और ये जो भय नाम की चीज है, ये अंधविश्वास का एक दूसरा पहलू है। बिना डर के अंधविश्वास पैदा नहीं होते। अंधविश्वास फैलाने के लिए डर पैदा करना जरूरी है। अगर आपकी सत्ता टिकनी है, सत्ता बचनी है, तो एक तरफ अंधविश्वास होंगे, दूसरी तरफ भय होगा। हमें उस दिमागी गुलामी की जो प्रक्रिया चल रही है, उस पूरे पैटर्न को पकड़ना चाहिए, समझना चाहिए, उस पर सवाल खड़े करने चाहिए। एक अन्य पहलू, दिमागी गुलामी का सबसे बढ़िया रूप कौन सा है, बताइए मुझे आप। दिमागी गुलामी की पहली लड़ाई इस बात से है कि आप अपने दिमाग से काम नहीं करेंगे। फर्स्ट, पहला नियंत्रण यह होता है कि वह आपके विवेक को एक सिरे से ध्वस्त कर देती है। हम में से जितने लोग हैं अभी जो मेरा फेसबुक लाइव देख रहे हैं, उनमें भी अधिकतर लोग ऐसे हैं, मैसेज आते हैं फॉरवर्ड करते हैं, मैसेज आते हैं फॉरवर्ड करते हैं, और वे अपने दिमाग से काम नहीं लेते कि ये मैसेज जो है ये सही है गलत है। लिखते से समय भी हम दिमाग से काम लें तब भी बात बन जाएगी। हमने विवेक का इस्तेमाल करना ही बंद कर दिया, हमने फॉरवर्ड की कल्चर पैदा कर दी है। और फॉरवर्ड की कल्चर सिर्फ अनुयायी पैदा करती है, अनुगामिता पैदा करती है। यही तो दिमागी गुलामी की निशानी है। दिमागी गुलामी के लिए क्या कहीं से बाहर से कोई मंत्र आएगा क्या? दिमागी गुलामी का पहला मंत्र है कि आपके दिमाग के विवेक की खिड़की ध्वस्त कर दी जाए।
हिंदुस्तान का शासक वर्ग पिछले कई दशक में यह काम करने में सफल रहा है कि आपके दिमाग की खिड़कियां ध्वस्त कर दी गई हैं। मैं इसके लिए एक प्रधानमंत्री को दोष नहीं दूंगा, वो कई प्रधानमंत्रियों ने मिलकर काम किया है, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई कम या कोई ज्यादा। जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो थोड़े से एग्रेसिव ज्यादा हैं और दिमागी गुलामी के उपकरणों का ज्यादा आक्रामक ढंग से इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ज्यादा परेशान है लोग। तो दिमागी गुलामी को आप सवालों के घेरे में क्यों नहीं खड़ा करेंगे? जनता की एकता दिमागी गुलामी के आधार पर होगी या जनता की एकता दिमागी स्वतंत्रता के आधार पर होगी? मेरे लिए बुनियादी प्रश्न यह प्रश्न डिस्कस किया जाना चाहिए। भारतीय समाज के लिए, लोकतंत्र के लिए लोगों का दिमागी तौर पर स्वतंत्र होना जरूरी है या दिमागी तौर पर गुलाम और अनुयायी होना जरूरी है? मैं जानता हूं कि हिंदुस्तान में बहुत छोटा सा वर्ग है ऐसा जो यह पसंद करता है कि लोग दिमागी तौर पर स्वतंत्र हों, और ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि यह मांग करते हैं कि नहीं, हम दिमागी तौर पर भले ही गुलाम हों, देश बड़ा हो जाना चाहिए, ताकतवर हो जाना चाहिए। यह गरीब भारत और अमीर भारत की बात नहीं है, यह किसान भारत और मजदूर भारत की बात नहीं है। आप यह जान लीजिए, यह बहुत खतरनाक मॉडल है जो विकसित किया गया है। नरेंद्र मोदी जब यह बात कहते हैं ना कि यह नागरिकता कानून की लड़ाई जो है और नागरिकता कानून का कार्यान्वयन का सवाल जो है यह 100 साल तक चलने वाला है, तो वो गलत नहीं कह रहे, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्होंने दिमागी तौर पर आपके ऊपर ताला डाल दिया है, आप उनके गुलाम हैं। मैं भी गुलाम हूं उनका, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। मैं स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए गए। मैं थोड़ा सा फ्री इसलिए हूं क्योंकि मैं टीवी नहीं देखता। मुझे संविधान चाहिए, लेकिन दिमागी गुलामी वालों का संविधान नहीं चाहिए। मुझे ऐसे लोगों का संविधान चाहिए, ऐसे लोग संविधान के पालन करता चाहिए जो दिमागी तौर पर फ्री हो, स्वतंत्र हो, अपने मन से फैसले लें, चाहे जिस विचारधारा के लोग मानते हो, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी को मानते हो, जिस विचार